अगर नेटो इस ऑनगोइंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में कूद पड़े डायरेक्टली, वो नहीं चाहते कि पुतिन की खिसक जाए और वो कोई न्यूक्लियर वॉर में गेम खेल ले। अब एक पॉइंट पे तो पुतिन ने रिटर्न में गारंटी भी मांगी थी यूएस से कि भैया तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे इसको अपने नेटो के ग्रुप में। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत प्लूटो से और हम आगे हैं एक और नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया और नेटो के बारे में, जो हॉट टॉपिक बने पड़े हैं ऑलरेडी। Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा अगर नेटो इस ऑनगोइंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में कूद पड़े डायरेक्टली और रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। जैसे हम जानते हैं रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया था अभी जनवरी 2022 में, और तब से दोनों कंट्री एक लंबी ब्लडी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। यूक्रेन क्योंकि एक छोटा सा देश है और उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी छोटी है, ऑब्वियसली मैच तो नहीं कर सकता रशिया की आर्मी के कंपैरिजन में, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन ने काफी तगड़ी रेसिस्टेंस दिखाई है रशियंस के अगेंस्ट। इसी रेसिस्टेंस की वजह से आज की डेट में भी रशिया सिर्फ 15% यूक्रेन का जो टेरिटरी है उसको कैप्चर कर पाई है, और 9 महीने हो चुके हैं वॉर को लड़ते हुए। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के पास आज भी कंट्रोल है अपने 85% लैंड का, और अभी भी उनकी फाइट जारी है कि बाकी 15% भी उन्हें वापस लेना है। अब क्वेश्चन बड़ा सीधा सा बनता है कि कैसे विथस्टैंड कर पाई यूक्रेन रशियन अटैक को, और वो भी 9 महीने तक, और अपने लैंड को प्रोटेक्ट ही नहीं किया, वापस घेरने भी लग रही है और शायद 15% भी कुछ हद तक ले ले। तो इसका सीधा सा आंसर है नेटो। नेटो एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है यहाँ पे। Been proved completely wrong. He's getting more NATO. This is a historic summit in many ways. I think it's a history-making summit. अब वो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में तो आ नहीं सकता क्योंकि यूक्रेन नेटो मेंबर नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नेटो के बारे में। नेटो है क्या? नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में, कोरियन वॉर के इमीडिएटली बाद। नेटो अपने आप को कहता है एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अभी इस टाइम पर नेटो के मेंबर्स हैं 30, जिसमें कि 28 मेंबर्स तो यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 मेंबर्स जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम। अब बात करेंगे रशिया और नेटो के वॉर की, तो देखिए इसका मतलब यह है कि एक कंट्री 30 कंट्री के साथ वॉर लड़ने वाली है, क्योंकि नेटो एक रिप्रेजेंटेशन है 30 मेंबर कंट्रीज का। इसका मतलब यह है कि ऐसी फुल ब्लोन वॉर के अंदर 30 की 30 कंट्रीज को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपनी तरफ से, चाहे मिलिट्री पर्सनल्स हो, चाहे फाइनेंशियल बजट हो, चाहे कुछ भी। और आज भी ऐसा होता है, हर साल नेटो के फाइनेंशियल बजट में सारी 30 कंट्रीज को अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। अब इसके अंदर यूएस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। सिर्फ 2021 के अंदर यूएस ने 13,50,000 अमेरिकन ट्रूप्स को डिप्यूट किया था नेटो के अंदर, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्रीब्यूट किए थे नेटो के बजट के अंदर। अब इसी हिसाब से ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, ये सारी मेंबर कंट्रीज अपने अपने हिसाब से, अपने अपने फाइनेंशियल बजट के हिसाब से अपने कंट्रीब्यूशंस करती हैं नेटो के बजट में। अब जैसा हम जानते हैं कि रशिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। अब रशिया विनिंग साइड पे भी था, वर्ल्ड वॉर 1 हो चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो। अब उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था नाजी जर्मनी को टॉपल करने में। लेकिन ये सारी चीजें तो एक तरफ है, रशिया अकेला शायद 30 और कंट्रीज को कंपीट कर पाएगा। कन्वेंशनली देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि रशिया के चांसेस कम होंगे। इससे पहले हम इस बात पर आए, हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में रशिया और नेटो की जो मिलिट्री माइट है उसमें डिफरेंस कितना है। अब नेटो की मिलिट्री पर्सनल्स जो है वो करीब 54 लाख है, जो कि ऑलमोस्ट 4 गुना है रशिया का। रशिया के पास सिर्फ 13 लाख मिलिट्री पर्सनल। सिर्फ तो नहीं है, ये भी बहुत बड़ी मिलिट्री होती है, लेकिन जब 30 कंट्रीज को मिला दोगे तो भैया उनके सामने तो आप बोने ही लगोगे। अब इसके बाद कंपेयर करते हैं इनके एयर स्ट्रेंथ का। नेटो के पास 21,000 एयरक्राफ्ट है, जबकि रशिया के पास 4,000। बात करते हैं ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की, तो 1,000 है नेटो के पास, जबकि रशिया के पास है सिर्फ 739। और कंपेयर करते हैं टैंकर एयरक्राफ्ट की, तो कहां नेटो के पास 678 है और रशिया के पास सिर्फ 20। नेटो ऑब्वियसली रशिया को डिफीट कर देगा एयर के अंदर। लेकिन बात करते हैं सी की, तो सी के अंदर तो हालत और भी गई गुजरी है, जहां पर नेटो के पास 2000 मिलिट्री शिप्स है, वहां पर जो ये रशियन आर्मी है इसके पास सिर्फ 600 है। अब ये सिर्फ 600 इसलिए लग रहा है क्योंकि हम नेटो से कंपेयर कर रहे हैं, एक 30 कंट्रीज की एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर रहे हैं, तो भैया ऑब्वियसली रशिया जैसी मिलिट्री पावर भी बोनी लगने लगती। सबमरीन्स की बात करें तो नेटो के पास 144 सबमरीन्स हैं, जबकि रशिया के पास सिर्फ 70। अब बात करते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स की। न्यूक्लियर वॉरहेड सिर्फ इकलौता ऐसा एरिया है जहां पर रशिया अकेला पूरे नेटो पर भारी पड़ता है।
जहां पर नेटो के पास कलेक्टिवली 6000 करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, रशिया के पास अकेले 6200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अब मोटा मोटी मान ले तो नेटो रशिया को शायद काफी हद तक पेपर पे तो बीट कर ही देगा अगर इन दोनों में कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाता है तो। यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि न्यूक्लियर अटैक ना हो किसी भी कंट्री से। अब सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो शायद ये हो भी सकता है कि नेटो डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन कर भी दे रशिया के साथ, क्योंकि कम से कम पेपर पे तो डेफिनेटली वो काफी स्ट्रांग है रशिया से। लेकिन प्रोवोकेशंस के बावजूद भी नेटो एलाइज शायद पीछे ही रहे, क्योंकि वो न्यूक्लियर होलोकॉस्ट नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि पुतिन की खिसक जाए और वो कोई न्यूक्लियर वॉर में गेम खेल ले। सबसे पहले तो बात करते हैं रशिया और नेटो के बारे में कि ये इतने आर्क एनिमीज हैं क्यों ये एक दूसरे के लिए साथ। इस बात को समझने के लिए हमें एक हिस्टोरिकल टेंशन को समझना पड़ेगा रशिया और नेटो के बीच में। अब बात करते हैं 1945 की, वो साल जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते ही दो बड़े पावर हाउसेस दुनिया में एस्टैब्लिश हो चुके थे, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ था रशिया। अब उस टाइम पर रशिया को कहा जाता था सोवियत यूनियन, जिसको कहते थे यूएसएसआर। अब ये दोनों पावर हाउसेस काफी डिफरेंट आइडियोलॉजीज के थे। जहां पर यूएस रिप्रेजेंट करता था एक फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी, सोवियत यूनियन रिप्रेजेंट करता था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। अब ये दो पावर हाउसेस काफी कंपटीशन रखते थे एक दूसरे में और इनके बीच में हमेशा एक कोल्ड वॉर टाइप कंपटीशन रहता था। अब चाहे फॉरेन डिप्लोमेसी हो, मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, इकोनॉमी हो, स्पेस में डोमिनेशन हो या फिर इवन स्पोर्ट्स हो, इन सब में इन दोनों कंट्रीज के बीच में जबरदस्त कंपटीशन लगा रहता था और इसी को साइलेंटली कोल्ड वॉर का नाम दिया गया था। अब शुरुआत में तो सोवियत यूनियन एक्चुअली में अपर हैंड पर थी यूएस के, क्योंकि इतना बड़ा टेरिटोरियल साइज था रशिया का। अब ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी कौन सी जो यूएसएसआर का पार्ट थी? इनका नाम था अज़रबैजान, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, आर्मेनिया और जॉर्जिया। अब अमेरिका इस बात से काफी चिढ़ में रहता था हमेशा कि यार ये सोवियत यूनियन का जो ये टेरिटोरियल साइज को इंक्रीज करने का जो एम्बिशन है वो कहीं इस पे भारी ना पड़ जाए, इसके ऊपर हमेशा अपर हैंड बना के रखने की कोशिश करना चाहता था यूएस। इसीलिए अमेरिका ने एक सोवियत यूनियन को कंपीट करने के लिए एक नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने का प्रपोजल दिया। उसने कहा कि भैया जितने भी कंट्रीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और नेटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1949 में एस्टैब्लिश हुई और उसका मेन पर्पस ये था कि भैया ये जो सोवियत यूनियन है ना, ये जो यूएसएसआर करके जो भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का पूरा यूनियन बना हुआ है, रशिया लीड कर रहे हैं उनको, उनके अगेंस्ट खड़े हो जाओ। अब प्रिसाइसली 1949 ही क्यों? 1949 में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था यूएसएसआर के थ्रू और वही एक ट्रिगरिंग पॉइंट बना था यूएस और वेस्टर्न एलाइज का नेटो बनाने के लिए कि भैया इनको दबा के ना रख दिया जाए रशिया या फिर यूएसएसआर के थ्रू। तो यानी कि नेटो का मकसद था कि भैया अपने जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और किसी भी वॉर सिचुएशन में उनके साथ खड़े हो जाना, सारे के सारे लोग इकट्ठे रहेंगे। अब 1960s और 70s में तो कोल्ड वॉर बिल्कुल अपने चरम पर था और यूएस और सोवियत यूनियन ये आपस में काफी कंपीट करते थे, यानी कि मान सकते हैं नेटो और यूएसएसआर। लेकिन 1991 में कुछ हुआ। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गई, ये डिसइंटीग्रेट हो गई और इसका मतलब वो कोल्ड वॉर भी वर्चुअली खत्म हो गई। अब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद कायदे से देखा जाए तो नेटो का भी कोई मतलब नहीं बनता था। नेटो को भी शायद डिसइंटीग्रेट होना चाहिए था या फिर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट डिसइंटीग्रेट होना तो दूर की बात है, मेंबर कंट्रीज इंक्रीज होते रहे। आज बढ़ के जो 30 हो चुके हैं, 1991 में 30 नहीं थे, उससे कम थे। इनफैक्ट 2004 में ही नेटो ने 7 यूरोपियन कंट्रीज को अपने क्लब में एनरोल कर लिया था। इन 7 कंट्रीज में 3 कंट्रीज एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया एक्चुअली में फॉर्मर सोवियत यूनियन के मेंबर्स थे। इसका मतलब पहले यूएसएसआर में थे और अब तो नेटो का पार्ट बन गए थे। और बल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया ये ऐसी कंट्रीज थे जिस पे सोवियत यूनियन का काफी तगड़ा दबदबा था कोल्ड वॉर के टाइम पर और वो भी मेंबर बन गए थे नेटो के। अब ये सारी चीजें ऑब्वियसली रशिया को काफी इरिटेट कर रही थी। अब यूएस ने और नेटो मेंबर बना के जो ये सारे बैकयार्ड को खत्म कर दिया रशिया के, रशिया इस वजह से काफी इरिटेटेड था। लेकिन 2004 में रशिया ने इस पे ज्यादा हो हल्ला नहीं किया, इनफैक्ट वो चुप रहा
लेकिन सेम रशिया काफी एग्रेसिव और असर्टिव हो गया था जब उसके फॉर्मर मेंबर यूक्रेन ने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया था, कुलबुलाहट शुरू कर दी थी कि भैया उसको भी नेटो का मेंबर बनना है। अब यूक्रेन सोवियत यूनियन का पार्ट आज से 100 साल पहले बना था और अब खुद यूक्रेन बोल रहा है कि भैया हमें तो नेटो का मेंबर बनना है। 2005 में जब ये रिक्वेस्ट पहली बार पब्लिक हुई थी तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन काफी हद तक वार्निंग दे चुके थे यूक्रेन को कि भैया नेटो से तुम तो दूर रहो वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब एक पॉइंट पे तो पुतिन ने रिटर्न में गारंटी भी मांगी थी यूएस से कि भैया तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे इसको अपने नेटो के ग्रुप में। ऑब्वियसली अमेरिका ने इस बात को रिफ्यूज कर दिया, गारंटी देने से रिफ्यूज कर दिया। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि रशिया यूक्रेन के लिए इतना सेंसिटिव क्यों है? कुछ और मेंबर्स भी तो थे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था नेटो को और जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे, तो फिर यूक्रेन से इतनी परेशानी क्यों? अब बात असली ये है कि यूक्रेन उन 12 कंट्रीज में से है जो अपने डायरेक्ट बाउंड्री को शेयर करते हैं रशिया के साथ। तो इसका मतलब अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो इसका मतलब है कि नेटो का मेंबर डायरेक्टली बाउंड्री शेयर कर रहा होगा रशिया के साथ। इस जो दबदबा रशिया बना के रखता है ना यूरोप पे, वो दबदबा शायद क्लोज हो जाए, क्योंकि अब तो बाउंड्री पे उसके बाद नेटो के टैंक्स घूम रहे होंगे। अब रशिया हमेशा से नेटो को अमेरिका की कठपुतली मानता आया है। वो हमेशा से मानता है कि भैया ये एक तरीके से यूएस ही है वर्चुअली, और अब रशिया ये नहीं चाहता कि उसका नेबर, उसका पड़ोसी कंट्री यूक्रेन एक नेटो मेंबर बन जाए। तो चाहे वो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद कोल्ड वॉर सो कॉल्ड 1991 में खत्म हो गई हो, लेकिन आज भी अमेरिका को अपना आर्क राइवल मानता है रशिया। अब बात करते हैं ये नेटो के कॉन्स्टेंटली एक अटेम्प्ट की कि भैया ये ग्लोबल पुलिस फोर्स बना भरता है। ये पेपर पे तो देखा जाए तो नेटो का एक क्लेम तो है कि भैया वो एक पीसफुल और डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है। उसका तो यही मकसद है कि अगर कोई अटैक हो जाए तो डिफेंड करना हमारे मेंबर नेशंस को। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है, रियलिटी कुछ और है। ऐसा पहला इंसिडेंट सामने आया जब नेटो ने डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन करी 1999 में, जब उन्होंने यूगोस्लाविया पे एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किए थे कोसोवो वॉर के दौरान। एक महीने तक ये एयर स्ट्राइक्स चली, 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, 800 यूगोस्लावियन सोल्जर्स भी मारे गए। अब नेटो ने सिर्फ यहां पर अपनी बात रोकी नहीं, उन्होंने पीस कीपिंग मिशंस के नाम पर 1990 में गल्फ वॉर के अंदर अपने ट्रूप्स भेजे, अफगानिस्तान वॉर 2003 में करी, इराक वॉर 2007 में करी। अब ये सारी वॉर्स लड़ी। इनफैक्ट नेटो ने कुछ हद तक यूएन रेजोल्यूशंस को भी डिसरिस्पेक्ट किया, और इसी रीजन की वजह से रशिया और पुतिन नफरत करते हैं नेटो से। अब आऊंगा आखिरी पार्ट पे जिसमें हम बात करेंगे कि भाई रशिया यूक्रेन के लिए इतना सेंसिटिव क्यों है। अब जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री थ्रेट्स तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन भी है। एक छोटी सी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो कि एक्चुअली में बहुत बड़ा टेरिटोरियल साइज नहीं कमांड करती है, उसके पास बहुत बड़े ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं, और शायद ये ऑयल और गैस रिजर्व्स काफी हद तक अनएक्सप्लोर्ड और अनटैप्ड है। तो ये गोल्डन गूज है, यानी कि एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी, और इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को रशिया अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इनफैक्ट रशिया खुद एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल और एनर्जी रिजर्व्स का। अब ऑयल एनर्जी एक्सपोर्ट जो है उसका 30% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देते हैं, और अगर और ज्यादा ऑयल रिजर्व्स पे उसका कंट्रोल रहेगा तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है उसके लिए। तो अब शायद ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है कि नेटो शायद डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आए रशिया के साथ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आई होप इन लोगों की सद्बुद्धि इनको ऐसी चीज पे करने से मजबूर ना करे और ये वॉर खत्म हो, क्योंकि पहले ही इस वॉर ने काफी नुकसान कर दिया यूक्रेन के अंदर। और अगर ये वॉर एक्चुअली में ब्लो आउट हो गई तो सिर्फ यही वॉर हो सकती है जो शायद इस पूरी दुनिया को एक न्यूक्लियर वॉर में धकेल सकती है, जो शायद एक ऐसी चीज है जो हम और आप कभी नहीं चाहेंगे इस दुनिया में होना। इनफैक्ट अगर ऐसा हो गया, बाई चांस मान लेते हैं अगर ऐसा हो गया, आज नहीं आज से कई सालों बाद भी हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो उस सिनेरियो में आप और हम कैसे बच पाएंगे, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है कि आप न्यूक्लियर फॉलआउट को, न्यूक्लियर वॉर को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे और उससे होने वाले सिचुएशंस को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। अभी के अभी जाएं और वीडियो देखें, आई बटन पे है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।